हैं, लिपिड्यूरिया एंड हाइपरकोगुलिटी देखने को मिलती है। इसकी अगर एपिडेमियोलॉजी देखें तो ये मोस्टली चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। इसके चिल्ड्रंस में इंसिडेंस जो है 2 to 7 पर 1 लाख चिल्ड्रंस पर ईयर देखने को मिलता है। चिल्ड्रन जो है वो 12 to 16 पर 1 लाख है। एडल्ट में जो है ये लेस कॉमन रहता है, इसका इंसिडेंस रहता है 3 पर 1 लाख पर ईयर। इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो प्राइमरी जो रहता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें मेन जो रहता है मिनिमल चेन डिसीज, जो कि जनरली चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। इसमें क्या रहता है मिनिमम चेंज रहता है, जो लाइट माइक्रोस्कोपी जो रहता है इसमें वो नॉर्मल ही दिखेगा। बाकी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसमें करवाएंगे तो इसमें फोटोसेट का एफेसमेंट देखने को मिलेगा। और इसमें क्या सिम्टम्स क्या रहेंगे, इसमें बच्चे की स्वेलिंग्स दिखेगा अराउंड द आईज, और ये इसमें रिस्पॉन्ड करेगा स्टेरॉइड से इसका ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। सेकंड टाइप जो इसका फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, ये होता है एडल्ट्स में कॉमन होता है। ये क्या करता है कुछ सिर्फ इन्वॉल्व करता है सब ग्लोमेरुला एंड पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट, कुछ सेगमेंट को सिर्फ इन्वॉल्व करता है, इसलिए इसको फोकल सेगमेंटल भी बोलते हैं। थर्ड टाइप होता है इसका मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, इसमें कि एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करते हैं और ये डिपॉजिट हो जाते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, जिससे मेम्ब्रेन की क्या हो जाती है थिकनिंग हो जाती है और फिल्ट्रेशन बैरियर होता है जो वो लीकी हो जाता है। फोर्थ टाइप जो रहता है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर आर्थराइटिस, ये इसमें शो करता है ये ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस क्या होता है, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस लाइक रेलवे ट्रैक जैसे, रेलवे ट्रैक इसमें दो मेम्ब्रेन जो रहती है एक साथ कनेक्ट हो जाती है और ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस देती है। इसमें नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक दोनों के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सेकेंडरी क्या क्या किन चीज़ों की वजह से हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से, ल्यूपस एरिथेमेटोसस की वजह से, एमाइलोइडोसिस, वायरल इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस बी, सी या एचआईवी या प्री एक्लेम्सिया की वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। अब इसके लिए पहले इसकी देखते हैं कि जनरल इसकी फिजियोलॉजी क्या रहती है नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन का क्या रहता है, नेफ्रॉन जो है किडनी का फंक्शनल यूनिट है, और जो ईच किडनी में जो रहते हैं 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन्स रहते हैं, है ना। और इसमें कुछ नंबर जो रहते हैं कनेक्टिंग डक्ट के रहते हैं। और नेफ्रॉन का साइज जो रहता है वो रहता है 35 to 55 माइक्रोमीटर, है ना। नेफ्रॉन के जो रहते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, एक रहता है रीनल कार्पसल और एक रहता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल्स में क्या क्या रहता है, एक ग्लोमेरुलस रहता है और एक ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन जो कि बोमेंस कैप्सूल जिसको बोलते हैं, 2 चीजें उसमें रहती है। बाकी रीनल ट्यूब्यूल्स रहता है, 2 चीजें, है ना। नेफ्रॉन के जो रहते हैं 2 एंड रहता है, फर्स्ट एंड जो रहता है वो ग्लोमेरुलस जो रहता है वो वहाँ पर क्लोज एंड रहता है, और इसका जो ओपन जो होता है ये इसमें कनेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस जो है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो बनती है ना। ब्लड जो है रीनल आर्टरी से आता है एफरेंट आर्टरी के थ्रू, और वहाँ पर जो ग्लोमेरुलस में नेटवर्क बनाता है कैपिलरीज का, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है ब्लड 2 आर्टरीज रहती है, एफरेंट आर्टरी से ब्लड आता है आर्टेरियल से, और एफरेंट आर्टेरियल से प्योर ब्लड वापस जाता है, ठीक। इसमें जो जहाँ पर आर्टेरियल का नेटवर्क बनता है वो कर्व सेल स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल्स के बाद में ये कनेक्ट रहता है ट्यूब्यूल से, रीनल ट्यूब्यूल, जो ट्यूब्यूल्स जाती है निकल के, उसमें जो रहती है एक रहती है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। जो बोमेंस कैप्सूल की जो पाथ होती है उसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, जो ध्रुव रहती है उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें ट्यूब्यूल्स में जो रहती है 2 रहती है, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग, और ये जाकर मिलती है कनेक्टिंग डक्ट में, ठीक। इसके बाद में इसमें फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो रहता है ब्लड इंटर करता है, कितना ब्लड इंटर करता है, इसमें 1300 ml जो ब्लड है वो इंटर करता है 2 किडनी में ईच मिनट, जो कि होता है 20% का कार्डियक आउटपुट का, ठीक है। नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट कितना होता है पर डे, ठीक है। इसमें यूरिन के फॉर्मेशन की जो रहती है 3 प्रोसेस में होता है, एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो होता है
इसमें होता है प्लाज्मा फिल्ट्रेशन इसमें भी भी होता है, 10 इसमें तक कैसे प्योर गिन देना ब्लड जो रहता ताकि है समझ पड़ वो जाए कितने डिफरेंट हैं। आर्टरियल के थ्रू 110 आगे के चला साथ जाता ही है ना। और अच्छा जो लाइन से ब्लड गई थी पूरी इम्प्योर मिल जाता है वो ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन के अच्छा थ्रू मैंने वापस मेरी रिटर्न बैंड हो पे जाता है ऐसे ही नंबर तो जो डायरेक्ट भी बता दिए 20 लोगों में इम्प्योरिटीज चले जाती और है अलग आगे, अलग इसमें क्या रहता है आगे जाके आगे जाके ये डक्ट जो रहती है वापस उसमें खुलती है और उसमें ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू वापस इम्प्योरिटीज जो है ये डक्ट्स में वापस चले जाते हैं। ठीक है, अब हमारी पैथोलॉजी ये है कि इसमें जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे बोवेस कैप्सूल है तो यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या रहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है यहाँ पे रहता है, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ये बनी रहती है एंडोथेलियम की, है ना। और जो ग्लोमेरुलर इसके बीच में रहते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो बोवेस कैप्सूल का बेस है उसमें वो रहता है एपिथेलियम सेल्स का बना रहता है। ठीक है, इसके बीच में क्या रहती है फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम रहती है और उसके बीच में पाए जाते हैं पोडोसाइट्स, है ना। बीच में जो है ये पोडोसाइट्स होते हैं और बीच में फिल्ट्रेशन स्लीव होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है जैसे प्लाज्मा है आरबीसीज है तो इसको फिल्टर नहीं होने देती है मेम्ब्रेन, बट इसमें क्या होता है कि ये स्लीव्स जो है ये फैल जाती है, पूरी हो जाती है, गेट इसमें बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि प्लाज्मा और आरबीसीज जो है ये इसमें से लीक कर जाते हैं और आगे यूरिन में चले जाते हैं। तो इसमें क्या है इन हेल्दी इंडिविजुअल लेस देन 0.1% जो रहता है प्लाज्मा इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पीरियड, सिर्फ 0.1% कर पाता है नॉर्मली। ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो रहती है फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम से होती है, जिसमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और ये ग्लोमेरुलर एपिथेलियम और पोडोसाइट विच इमर्ज से कैपिलरी सेलुलर एक्सटेंशन इसमें फूड प्रोसेस हो सकती है और बीच में स्लीप होती है। ठीक है, तीन स्ट्रक्चर से बनी होती है। अब इसमें क्या होता है जैसे ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर है इसमें चेंजेस की वजह से प्रोटीन यूरिया हो जाता है जो एंडोथेलियल सरफेस को डैमेज कर देता है। ग्लोमेरुलर हेमोडायनामिक्स, इंट्राग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन और हाइपर फिल्ट्रेशन जो जैसे कि अल्टर ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी, इसमें क्या होता है सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है। ठीक है, इसमें एक्सक्रीशन ऑफ रिलेटिव लो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन जो रहते हैं वही पास कर पाते हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन और ट्रांसफेरिन, है ना। और जो प्रेडोमिनेटली दूसरा टाइप का रहता है जिसमें कि हाई मॉलिक्यूलर प्रोटीन में कौन से आ जाएंगे आईजीजी, आईजीएम और अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, अगर नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया है तो उसमें ये मॉलिक्यूल्स भी पास हो जाएंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट जो रहता है हाइपोएल्ब्यूमिनियम। हाइपोएल्ब्यूमिनियम क्यों होता है क्योंकि प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन यूरिया की वजह से क्या हो जाता है रीनल मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है ना। उसकी वजह से इनफैक्ट इसकी वजह से क्या लीवर जो है लीवर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू क्या करता है कि एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस बढ़ाता है। कितना बढ़ाता है 145 प्लस माइनस 9 mg पर kg पर डे टू 213 प्लस माइनस 17 mg पर kg पर डे नेफ्रोटिक पेशेंट में। ठीक है, इसकी एडिमा की अगर हम पैथोजेनेसिस देखें तो एडिमा कैसे होता है जैसे प्रोटीन यूरिया होगा, प्रोटीन यूरिया की वजह से क्या होगा प्रोटीन यूरिया की वजह से एल्ब्यूमिन जो है कम होगा, एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा एडिमा होगा। फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाएगा और उसकी वजह से एडिमा देखने को मिलेगा, जिससे कि क्या होगा ब्लड वॉल्यूम जो है कैपिलरीज का ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और उसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन जो है रास सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाएगा और रास सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से ये फिर से सोडियम और वाटर रिटेंशन को बढ़ाएगा और जिससे एडिमा बढ़ेगा। ठीक है, इसमें मेटाबॉलिक कॉन्स्टिपेशन में क्या देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक में जो है इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन क्यों हो रहा है क्योंकि प्रोटीन के साथ साथ इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन भी लॉस हो रहा है ना, यूरिन के साथ में इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन लूज हो रहा है, इसलिए इसमें इन्फेक्शन प्रोन हो जाएगा पेशेंट। दूसरा इसमें हाइपरलिपिडीमिया एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिल रहा है। हाइपरलिपिडीमिया क्यों होगा क्योंकि लीवर जब कंपेंसेटरी अपना करेगा तो उसमें वो प्रोटीन के साथ साथ में लिपिड्स भी बनाएगा, तो इसकी वजह से बॉडी में लिपिड्स भी बढ़ेंगे और इससे एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस बढ़ जाएंगे, है ना। हाइपोकैल्सीमिया और बोन एब्नॉर्मलिटीज भी देखने को मिलेगी क्योंकि विटामिन डी बाइंडिंग जो प्रोटीन्स होते हैं वो
वो भी यूरिन में लॉक हो जाते हैं, जिससे कि विटामिन कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा और हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। हाइपरकोगुलेबिलिटी, इसमें एंटीकोगुलेंट प्रोटीन जो होता है एंटीथ्रोम्बिन थर्ड वो भी लूज होता है, जिसकी वजह से हाइपरकोगुलेबिलिटी देखने को मिलती है। और हाइपरवोलिमिया, इसमें इन्फेक्शन क्यों होता है ना, क्योंकि यूरिनरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स लूज हो रहे हैं। और इडिमा, जिससे कि क्या हो जाता है, इडिमा फ्लूइड एक्टिंग इडिमा में क्या रहता है, इडिमा का जो फ्लूइड रहता है वो जो बैक्टीरिया जो रहता है बॉडी में उनको कल्चर मीडियम की तरह एक्ट करता है, जिससे कि बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, है ना। प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाएगी, प्रोटीन तो लीक होगा तो प्रोटीन डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी और ग्लूकोसाइड, इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चलते हैं, जिससे कि